Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are fine. And today the lecture number 22 is about assistive devices and cochlear implant. In this lecture we will discuss about the management of the individuals with hearing impairment. असिस्टिव डिवाइसेस का हम जिक्र करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, और कॉक्लियर इम्प्लांटेशन जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है, देखें, जब भी कोई जो है वो लॉस होता है, चाहे वो हेयरिंग के हवाले से हो या फिज़िकली हो या मेंटली हो या कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें किसी किस्म का कोई लॉस हो जाता है या एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो बच्चे के अंदर किसी किस्म का कोई लॉस जो है या कोई इम्पेयरमेंट जो है वो मौजूद होती है, तो उसको उसके बाद उसकी असेसमेंट, उसकी जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए हम बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स से गुज़रते हैं या हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसमें असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि स्पेशल लोगों को हेल्प करते हैं, और इसी तरह से जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ लोग होते हैं उनके लिए हेयरिंग एड है, लूप सिस्टम है, और एफएम सिस्टम है, इंफ्रारेड सिस्टम है, इसी तरह से कॉक्लियर इम्प्लांट है। ये असिस्टिव डिवाइसेस के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है ये कुछ ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनकी सेल्फ़ हेल्प स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो सक्सेसफुली गुजार सकें, अपने लिए मनी जो है वो अर्न कर सकें, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। इसी तरह से जो है वो अपनी जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो उनकी लाइक फीलिंग्स हैं या अपनी नीड है, उसको वो वर्बली एक्सप्रेस कर सकें, उनको वे ऑफ कम्युनिकेशन देना, उनकी एजुकेशन को बेहतर बनाना, और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है या उनकी जो साइकोलॉजिकल या साइको सोशल उनको जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ओवरकम करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैनेजमेंट टेक्निक का हिस्सा हैं। नेक्स्ट जो है वो देखें आप, नेक्स्ट स्लाइड इसमें हम मैनेजमेंट ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट में हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है एन इम्पेयरमेंट, इसको हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। पहले भी हम डिफ़ाइन कर चुके हुए हैं आइडिया के अकॉर्डिंग। एन इम्पेयरमेंट इन hearing, whether permanent or fluctuating, that adversely affects a child's educational performance but is not included under the definition of idea under the definition of deafness by इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ऐसी इम्पेयरमेंट जो कि परमानेंट हो या फ्लक्चुएटिंग हो, लेकिन वो किसी भी बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही हो, उसको हम कहेंगे कि ये बच्चा जो है ये डिज़र्विंग है कि इसको हम जो है स्पेशल करिकुलम दें, स्पेशल नीड्स इसकी फुलफ़िल होनी चाहिए, इसको असिस्टिव डिवाइसेस मिलनी चाहिए, इसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो मिलना चाहिए। और ये डेफिनेशन जो है ये डेफनेस के अंडर नहीं आती। डेफनेस को और हार्ड ऑफ हेयरिंग को, इन दोनों को आइडिया जो है वो डिफरेंट तरह से डिफ़ाइन करता है। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कम्युनिकेशन की। आप टोटल कम्युनिकेशन में देखें, टोटल कम्युनिकेशन इज़ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद हेयरिंग लॉस that incorporates all means of communication, formal signs, natural gestures, finger spellings, body language, listening, like
स्पीच। आप ये देखें कि जो टोटल कम्युनिकेशन है, ये इसकी जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि इसके अंदर हम बच्चों को एजुकेट करते हैं जो हेयरिंग लॉस के साथ होते हैं। उसके अंदर हम तमाम मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर फॉर्मल साइंस हैं जो हम फॉर्मली साइंस जो है वो हम यूज़ करते हैं कुछ भी समझाने के लिए, या अपनी किसी भी कोई भी चीज़ अगर चाहिए होती है वो मांगने के लिए, या कोई भी अपनी बात जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए साइंस यूज़ किए जाते हैं। नेचुरल जेस्चर्स, यानी हम कोई भी किसी तरह के इशारे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फिंगर स्पेलिंग, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स और स्पीच, वर्बल स्पीच वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये टोटल कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। टोटल कम्युनिकेशन जो है इसकी अपनी एक फ़िलासफ़ी है। टोटल कम्युनिकेशन का जो है वो आप देखें, ये डेफ़ बच्चों का या हार्ड ऑफ हियरिंग का जो है वो क्लासरूम है, जहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन यानी इनको जो एजुकेशन है वो टोटल कम्युनिकेशन के थ्रू इनको दी जा रही है। History of total communication. Total communication starts in 1967, originally developed by David Denton at the Maryland School for the Deaf. Total communication is the combination of oralism, manualism, auditory training, and visual aids. Total communication welcomes all methods in one classroom. Total communication refers to an educational philosophy as well as to a mode of communication. इसकी हिस्ट्री जो है वो 1967 में हमें मिलती है, जो कि डेविड डेंटन ने मैरीलैंड यूएसए की एक स्टेट है मैरीलैंड, वहाँ का डेफ बच्चों का स्कूल है, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और टोटल कम्युनिकेशन जो है वो उसको वो कहता है कि ये मिक्सचर है या कम्बिनेशन है ओरलिज़म का यानी वर्बल कम्युनिकेशन का। ओरलिज़म जो है दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर जो है वो आप जो है वो माउथ की शेप, लेटर की जिस तरह से यानी ब्रीदिंग पैटर्न, यानी जिस तरह से हम आर्टिकुलेटर्स हमारे मूव करते हैं और जिस तरह से हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उसका तमाम तर जो मैनर होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड का जो मैनर है वो, और स्पीच, ठीक है, यानी वर्बल स्पीच जो है उसको हम ओरलिज़म कहते हैं या कहा जाता है। मैनुअलिज़म जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्राम ओरलिज़म, यानी ये वर्बल स्पीच से डिफरेंट है। इसके अंदर साइन लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड विजुअल एड्स, अब जो ऑडिटरी ट्रेनिंग है उसके अंदर भी जो है वो कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस, वर्बल कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और इसके अंदर जो है वो लोकलाइजेशन, यानी आवाज़ जो है वो किस साइड से आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ है, वो नॉइस है या वॉइस है, किसी ह्यूमन की आवाज़ है, किसी एनिमल की आवाज़ है, किसी ऑब्जेक्ट की आवाज़ है, किसी की डोर बेल है या टेबल टैपिंग है, या इस तरह की कोई भी जो है वो चीज़ उसको हम कहेंगे कि उसकी आवाज़ों में डिफरेंट तरह की जो आवाज़ें हैं उनके अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करना और आवाज़ों को पहचानते हुए यानी वर्बल कमांड्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी जो है वो कंप्रीहेंशन करते हुए उस कमांड के ऊपर उसको फॉलो करना, उसको फुलफ़िल करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑडिटरी ट्रेनिंग का पार्ट हैं। विजुअल एड्स जो है यानी जो चीज़ें देखने से सीखी जाती हैं, जैसे पिक्चर्स का इस्तेमाल है, कैप्शंस हैं, जैसे कोई भी स्टोरी है उसके साथ उसकी पिक्चर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप यानी कॉन्टीन्यूसली जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। इसी तरह से टोटल कम्युनिकेशन जो है ये तमाम तरह के जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं या मेथड हैं वो एक ही क्लासरूम में बच्चे को मिल जाते हैं, ताकि बच्चा जो है उसको सीखने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। टोटल कम्युनिकेशन जो है ये एजुकेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है और साथ साथ बच्चों को मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन भी ये प्रोवाइड करती है,
ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने में उनको कोई जो है वो परेशानी ना हो। क्यूट स्पीच जो है, क्यूट स्पीच इज़ अ विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन जो है वो टोटल उसके अंदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। और जो क्यूट स्पीच है ये जस्ट क्या है कि हैंड और जो माउथ की शेप है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी बच्चा जो है वो देखेगा कि कौन सा लेटर या कौन सा कॉन्सोनेंट या कौन सा वाउल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है और कौन सा वर्ड जो है वो इससे बना है, इस तरह से वो लर्न करेगा। Cute speech is a visual mode of communication that uses hand shapes and placement in combination with the mouth movements of speech to make the phonemes of a spoken language different from each other. National Cute Speech Hearing Speech Association जो है उनकी ये उनके अकॉर्डिंग जो है वो क्यूट स्पीच को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि ये जो है ये हैंड शेप्स और हैंड की प्लेसमेंट, उसकी शेप और माउथ की मूवमेंट जो है उसके ऊपर, यानी उसको देखकर बच्चा जो है वो गेस करता है या समझ जाता है कि क्या बोला जा रहा है, और इसको वो फॉलो करता है और इस तरह से लर्न करता है। इसको बाकायदा जो है वो लर्न करने की ज़रूरत होती है, चाहे टोटल कम्युनिकेशन हो, क्यूट स्पीच हो, साइन लैंग्वेज हो, फिंगर स्पेलिंग्स हो, या जो है वो किसी भी किस्म की जो लैंग्वेज है, जब उसको उसकी अपनी एक वोकेबलरी और ग्रामर होती है, उसके अपने लैंग्वेज के जो हैं वो रूल्स होते हैं जो कि हर किस्म की लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। और इसको लर्न करना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है, ठीक है। क्यूट स्पीच जो है इसकी कुछ नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप देखें, क्यूट स्पीच जो है वो कुछ इस तरह से उसका चार्ट बनाया गया है। क्यूट स्पीच फॉर अमेरिकन इंग्लिश, उसके लिए ये हैंड शेप है और फिंगर जो है वो फिंगर्स की और हैंड की जो मूवमेंट है वो है, और माउथ की जो शेप है वो सारी हैं, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो किस तरह बोले जा रहे हैं और वाउल्स जो हैं वो किस तरह बोले जा रहे हैं। Cute speech is composed of three elements. The shapes of the hand indicate the consonant group or location or position of the hands into the vowel group. Mouth shapes show which vowel or consonant sound with in each group is said. यानी हैंड की जो शेप है वो बताती है कि कॉन्सोनेंट कौन सा कॉन्सोनेंट जो है वो बोला गया है, और लोकेशन और पोजीशन जो है वो वाउल्स को इंडिकेट करती है, और माउथ की जो शेप है वो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के मिलकर जो साउंड्स बनती हैं उसको इंडिकेट करती है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो बोला गया है, ठीक है। हैंड की जो शेप है वो कॉन्सोनेंट्स बताएगी और हैंड की पोजीशन वाउल्स को बताएगी, और माउथ की जो शेप है वो कॉन्सोनेंट्स और वावल्स के दरमियान में डिफरेंस बताएगी, या ये बताएगी कि कौन से वॉल और कॉन्सोनेंट मिलकर कौन सा लफ्ज़ जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, या कौन सा वर्ड जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। बेसिक इसके जो क्यूट स्पीच का जो बेसिक पर्पज़ है वो है, एवरी साउंड इज़ अ लैंग्वेज मस्ट लुक डिफरेंट ईदर इन द हैंड टू इन द माउथ हैंड और इन द माउथ। व्हेन साउंड लुक्स लाइक ऑन द लिप्स दे आर क्यूट डिफरेंटली। एग्जांपल मीट और बीट। वो ये कहते हैं कि इसका जो बेसिक जो उसका प्रोसीजर है वो ये है कि क्यूट स्पीच जो है उसको इस तरह से बोला जाए, इस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि मीट या बीट, यानी जो एक दूसरे से मिलती जुलती साउंड्स हुआ या एक दूसरे से मिलते जुलते लेटर्स हैं, उनकी प्रोडक्शन जब होती है तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सके कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड जो है वो बोला गया है। जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कैन, पैन, फैन, टैन, मैन, ठीक है। इसी तरह से जैसे मीट, बीट, हीट वगैरह, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके अंदर डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए, ज़रूरी होता है। अब असिस्टिव डिवाइसेस की बात करते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं ये
The term assistive devices or assistive technology can refer to any device that help a person with hearing loss or a voice, speech or language disorder to communicate. These terms often refer to devices that help a person to hear and understand what is being said more clearly or to express thoughts more easily. अब ये जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं ये उन लोगों को हेल्प आउट करती हैं जिनको हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी वॉइस का मसला होता है या स्पीच एंड लैंग्वेज में यानी कोई प्रॉब्लम होती है कि वो कम्युनिकेट नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाते, तो उनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं ये ना सिर्फ उनको इसलिए हेल्पफुल होती हैं कि वो तमाम तर चीज़ों को सुन लें, बल्कि वो इस सेंस में भी हेल्पफुल होती हैं कि वो अपनी डिज़ायर्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को भी ईज़िली दूसरों तक पहुंचा सकें। ठीक है, अपनी नीड्स को भी वो एक्सप्रेस करने के काबिल हो जाएं। असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं ये असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस में जैसे इसमें एफएम सिस्टम है, रेडियो सिग्नल्स टू ट्रांसमिट साउंड है। इसी तरह से असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस के अंदर ALDs हैं, हेल्प एम्पलीफाई द साउंड यू वांट टू हेयर स्पेशली वेयर देयर्स अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। यानी ऐसी लिसनिंग डिवाइसेस जो हैं वो आपको सुनने में हेल्प आउट करती हैं, स्पेशली वहाँ उस जगह पर जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा हो। यानी आप किसी हजूम की जगह पे हैं और मतलब पीछे से बहुत ढेर सारा शोर है या आवाज़ें और आपको कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा, तो ये आपको हेल्पफुल करती हैं कि आप अपनी जो पर्पसफुल या मीनिंगफुल आवाज़ें हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकें और सुन सकें। Augmentative and alternative communication AAC devices help people with communication disorder to express themselves। यानी ये ऐसी डिवाइसेस हैं ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की डिवाइसेस जो कि ऐसे लोग जिनको कम्युनिकेशन का कोई डिसऑर्डर होता है या हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम होती है वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल्टरिंग डिवाइसेस connect to a doorbell, telephone or alarm that emit a loud sound or blinking light to let someone with hearing loss know that an event is taking place। ठीक है, और थर्ड नंबर जो है वो ये है कि कुछ ऐसी ऑल्टरिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि डोरबेल के साथ, टेलीफोन के साथ, अलार्म क्लॉक के साथ जो है वो लगा दी जाती हैं। जब भी वहाँ पे वो कोई स्टिमुलेशन होती है, यानी कोई भी बेल अगर प्रेस करता है या फ़ोन की बेल होती है या अलार्म बजता है तो उसके साथ कोई लाइट ब्लिंक करने लग जाती है या कोई ऐसा इंडिकेटर होता है जिससे हेयरिंग लॉस जो पर्सन है या उस इंडिविजुअल को पता चल जाता है कि यहाँ पे समथिंग इज़ गोइंग हैपन, कि कुछ यहाँ पे जो है वो हो रहा है। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस जो हैं ALDs उसमें FM सिस्टम है, यूज़ रेडियो सिग्नल्स टू ट्रांसमिट साउंड्स। इसके अंदर FM सिस्टम जो है इसके अंदर रेडियो सिग्नल्स यूज़ होते हैं साउंड्स को ट्रांसमिट करने के लिए। दे आर ऑफन सेड इन क्लासरूम, यूज्ड इन क्लासरूम where the instructor wears a small microphone connected to a transmitter and the students wear the receiver। जहाँ वो जो है वो जैसे क्लासरूम के अंदर जहाँ पे मतलब कि सेमी सर्कल क्लासरूम अगर है या क्लासरूम जो है वो किसी भी लाइक रोज़ में बना हुआ है या फुल जो है वो सर्कल में है, तो उसमें उस रूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर ये इसका जो है वो FM का सिस्टम जो है वो डिस्प्ले होता है। वहाँ पर टीचर जो है उसके पास, इंस्ट्रक्टर या टीचर जो है उसने माइक्रोफ़ोन पहने हुए होते हैं, उसके पास माइक्रोफोन्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं ट्रांसमीटर के साथ, जहाँ से ट्रांसमिट होती हैं साउंड स्टूडेंट्स तक। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है होते हैं उनके पास रिसीवर होते हैं, उनको ट्रांसमिट होती हैं या फिर वो ऐसा लाइक उसके अंदर इस तरह का सिस्टम होता है कि उसकी जो ट्रांसमिशन है वो एम्पलीफाई हो जाती है। यानी
उसका जो उसकी जो साउंड की लाउडनेस है वो ज़्यादा हो जाती है और क्लियर हो जाती है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उन तक वो पहुंच सके। ये क्लासरूम्स के अंदर ज़्यादातर सिस्टम जो है वो ये यूज़ होता है। ये देखिए आप इसकी पिक्चर, माइक्रोफोन, स्पीकर है, एफएम ट्रांसमीटर है। इस तरह से करके जो है ये इसको यूज़ किया जाता है। या फिर ऐसा होता है कि क्लासरूम के अंदर जो छत के साथ उसके अंदर से इसकी वायरिंग होती है, और एक वायर सी जो होती है, यानी एक जो स्पीकर होता है वो हैंगिंग पोजीशन में होता है नीचे की तरफ, जिसके जो कि टीचर के माउथ के करीब होता है। जब वो वहाँ पे बोलती है, बात करती है, तो वो ट्रांसमिशन जो है वो पूरे उस क्लासरूम के अंदर जो है वो होती है। यानी साइडों पर जो है वो कुछ ऐसे लाइक रिसीवर रखे हुए होते हैं कि जो जहाँ से आवाज़ जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है, यानी उसकी जो लाउडनेस है वो बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके उन तक पास ऑन हो जाती है। हेयरिंग लूप सिस्टम जो है, हेयरिंग लूप और इंडक्शन लूप सिस्टम यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू ट्रांसमिट साउंड। अ हेयरिंग लूप सिस्टम इन्वॉल्व्स 4 पार्ट्स। ये एनर्जी ट्रांसमिशन करने का एक सिस्टम होता है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। अ साउंड सोर्स सच एज अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक्रोफोन और होम टीवी और टेलीफोन, एंड एम्पलीफायर, a thin loop of wire that encircles a room or branches out beneath carpeting, a receiver worn in the ear or as a headset। यानी ये ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर एक तरह की जो है वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है। एनर्जी जो है वो साउंड की शक्ल में ट्रांसमिट होती है, और जो है वो इसके अंदर 4 सिस्टम होते हैं। यानी इसको हम पब्लिक प्लेसेस पर या घर के अंदर या किसी बड़े सारे हॉल के अंदर, या जहाँ पे लाइक कोई सेमिनार्स वगैरह हो रहे होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर लोग एड्रेस कर रहे होते हैं या कोई फंक्शन चल रहा होता है, वहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करते हैं और यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर इसके अंदर होता है, थिन लूप वायर्स होती हैं, रिसीवर होता है या हेडसेट होता है जो कि लोगों ने पहना हुआ होता है और उनको हेल्प मिलती जाती है। इसकी पिक्चर आप देखें। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है जब वो एड्रेस करता है खड़ा होकर या बात करता है, तो जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यानी वो हेयरिंग लॉस के साथ हैं, उन तक जो है वो आवाज़ें पहुँच जाती हैं। इसमें आप ये चीज़ देखें कि किस तरह से जो है ये वायर, ये इसके नीचे से, कारपेट के नीचे से या इसके जो है वो नीचे से गुजारी जाती है, और जो है वो इस पूरे जो है इस सारे जो है वो यहाँ इस प्रोसेस में से वो गुज़रती है, और हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं।
Augmentative and alternative communication AAC devices. The simplest AAC device is a picture board or touch screen that uses pictures or symbols of typical items and activities that make up a person's daily life. Speech generating devices go one step further by translating words or pictures into speech. For many years, people with hearing loss have used text, telephone, or telecommunication devices called TTY or TDD machines to communicate by phone. ठीक है, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं, यानी जिसके ऊपर आप पिक्चर के उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है वो पिक्चर बोर्ड होता है, जिसको आप टच करते हैं तो उसकी जो कोई जो है वो सिंबल या उसका जो है वो कोई एक्टिविटी जो है वो आपको पता चल जाती है, या फिर आप अपनी नीड्स को या अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए उस पिक्चर बोर्ड का जो है वो उस यूज़ करते हैं, और आप उस पिक्चर बोर्ड के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, उसको आप टच करते हैं तो उससे यानी या कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक सिंबल्स होती हैं टिपिकल, जो कि आपको लर्न करवा दी जाती हैं कि इस सिंबल को अगर आप जो है वो टच करेंगे या ये सिंबल अगर आप इंडिकेट करेंगे तो उसका ये मतलब होगा। इसी तरह से स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस गो वन स्टेप फर्दर बाय ट्रांसलेटिंग वर्ड टू पिक्चर इनटू स्पीच। इसी तरह से कुछ बहुत सारे सिस्टम जो है वो अब इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से जो है हार्ड ऑफ हेयरिंग के लोग हैं या डेफ़ पीपल जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का, लैपटॉप का बहुत अच्छे तरीके से वो यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि स्पीच का ऑल्टरनेट हैं, यानी उनको पिक्चर की शक्ल में या लाइक सिंबल्स की शक्ल में या ब्लिंकिंग यानी लाइट्स वगैरह की शक्ल में उनको समझा दिया जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। इस तरह से प्रॉपर जो है वो बाकायदा तौर पे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी, लैपटॉप्स के अंदर भी कुछ ऐसी जो हैं वो पिक्चर्स या कुछ ऐसी सिंबल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिनको यूज़ करके डेफ़ लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। For many years, people with hearing loss have used text, telephone और telecommunication devices, यानी टेक्स्ट टेलीफोन्स जो हैं वो भी यूज़ होते रहे हैं, काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहे हैं, जिन डिवाइसेस को TTY और TDD मशीन्स और कम्युनिकेट बाय फ़ोन जो है वो कहा जाता है। Altering or alarm devices use sound, light, vibration or a combination of these techniques to let someone know when a particular event is occurring। ठीक है, यानी ऑल्टरिंग डिवाइसेस हैं, दैट्स मीन कि अलर्ट कर देती हैं ये किसी भी इंडिविजुअल को जो हार्ड ऑफ हेयरिंग के साथ है या डेफनेस के साथ है। ठीक है, इसके अंदर एक टाइम पर सिंगल जो है वो सिस्टम भी यूज़ हो रहा होता है और मल्टी सिस्टम भी यूज़ हो रहा होता है, यानी लाइट और वाइब्रेशन या जो है वो भी इकट्ठी भी यूज़ हो रही होती है और सिंगल भी एट अ टाइम यूज़ हो रहा होता है, ताकि पता चल सके कि कुछ जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। When the phone ring, the visual alert signaler will be activated by and will vibrate or flash a light to let people know। ठीक है, यानी जब बेल फ़ोन के ऊपर जैसे बेल होगी या डोर बेल होगी या अलार्म क्लॉक जो है उसकी बेल होगी, तो साथ ही कुछ ऐसा सिग्नलर जो उसके साथ लगा हुआ है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो वाइब्रेट करने लग जाएगा या फिर वो लाइट ऑन ऑफ करने लग जाएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए जो डेफनेस के साथ हैं या हार्ड ऑफ हियरिंग है कि डोर पे कोई आया है या फ़ोन पे कोई है। ठीक है, इसी तरह से हम ओरल अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं, एन अप्रोच दैट टीच्स अ चाइल्ड टू यूज़ हिज और हर रेजिडुअल हेयरिंग through amplification and the use of speech reading, natural gestures, visual cues to aid the child's understanding of language. The use of many form of sign language communication is not encouraged। ठीक है, इस ओरल जो अप्रोच है, इस अप्रोच का मतलब ये है कि बच्चों को जो है वो स्पीच रीडिंग सिखाई जाए, और जिनकी यानी रेजिडुअल हियरिंग है, यानी रेजिडुअल हियरिंग का मतलब है कि
जो लॉस हुआ है वो हो गया है, लेकिन उसके बाद जो हेयरिंग उनके पास एग्जिस्ट कर रही है, यानी अगर वो माइल्ड लॉस है तो उनके पास काफ़ी सारी हेयरिंग एग्जिस्ट करती है, मॉडरेट है तो भी उनके पास हेयरिंग एग्जिस्ट करती है, मॉडरेटली स्वेयर है फिर भी करती है, स्वेयर है फिर भी। लेकिन अगर प्रोफाउंडली डेफ है तो फिर उसके पास कोई भी जो हेयरिंग है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, रेजिडुअल हेयरिंग नहीं है। लेकिन उसको भी हमने जो है वो वे ऑफ देना है, यानी उसको भी हमने हेयरिंग एड देना है, सिस्टम्स जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस उसको देनी है। लेकिन अगर असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो उसके ऊपर हेल्पफुल नहीं है तो फिर कॉक्लियर इम्प्लांटेशन जो है वो इसका बेस्ट सोल्यूशन है, या फिर लिप रीडिंग है, बच्चा लिप रीडिंग करता है, या फिर वो साइन लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है। यानी कोई ना कोई मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो है वो उसकी लाइफ स्पेंड करने के लिए और उसके जो मज़ीद परेशानी है उसको लाहक है, यानी उसको अपनी डिसेबिलिटी को लेके कुछ परेशानी है, इसके अलावा उसकी उसकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब है, ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि वो आम लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। उसको उसको जो है वो उसकी भी एक कम्युनिटी होनी चाहिए, उसकी भी जो है वो नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए, उसको भी एक्सप्रेशन का राइट है, ठीक है। तो उसको कोई ना कोई मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो है वो देना चाहिए, और यूज़ करने के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, यानी स्ट्रिक्टली उसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि आपने ओरलिज़म यूज़ करनी है या मैनुअलिज़म यूज़ करनी है। अब ओरलिज़म जो है, ओरल अप्रोच जो है ये इनक्रेज करती हैं बच्चों को, करती है कि बच्चे जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ आएँ, ठीक है, यानी वो जो अपनी उनकी साइन लैंग्वेज है उसको वो इतना इनक्रेज नहीं करती हैं, करती है ओरल अप्रोच जो है, ठीक है। अब goals of oral approach. Goals of oral approach, there are some primary goals of oral approach: to develop spoken language through listening and visual cues, ठीक है, यानी स्पोकन लैंग्वेज जो है वो लिसनिंग करके डेवलप करें, यानी ऑडिटरी ट्रेनिंग हो बच्चे की, और उसकी लिसनिंग जो है वो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, ठीक है, और उसको विजुअल क्यूज़ दें ताकि वो अपनी जो लैंग्वेज है स्पोकन उसको डेवलप करे। टू डेवलप स्पोकन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी फॉर स्कूल सक्सेस एंड इंटीग्रेशन इनटू द हियरिंग कम्युनिटी, यानी ओरल अप्रोच जो है उनका कहना ये है कि बच्चे के लिए वर्बल कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने स्कूल के अंदर सक्सेसफुली एजुकेशन ले सके और इंटीग्रेशन के सिस्टम में वो रह सके, यानी नॉर्मल बच्चों के साथ या नॉर्मल जो हेयरिंग के उसके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलके वो एजुकेशन जो है वो ले सके, ताकि वो किसी किस्म के की इन्फीरियोरिटी का वो में ना जाए, ना ही किसी किस्म की उसको जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है वो भी ना बढ़े, और इस तरह से उसकी जो अपने आप को वो सोशली किसी हिसाब से जो है वो कमतर ना समझे। द अल्टीमेट गोल इज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। इसका अल्टीमेट रिस्पॉन्स ये है कि इसका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि बच्चा जो है वो इतना इस काबिल होना चाहिए कि उसकी ओरलिज़म में वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसकी जो रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत क्विकली और एक्यूरेटली हो, ठीक है, यानी वो समझते हैं कि ओरलिज़म जो है दैट इज़ अ बेस्ट वे फॉर hearing impaired persons to communicate and to live a successful life, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है इसमें जो है वो ओरल अप्रोच डेवलप करने के कुछ उन्होंने रूल्स बताए हैं कि किस तरह डेवलप हो सकती है। इसमें एन ऑडिटरी ओरल अप्रोच है एंड ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है, ठीक है। अब जो ऑडिटरी ओरल अप्रोच है ये जो है ये ऑडिशन पे इसमें काम होता है, यानी बच्चे की जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो डेवलप की जाती हैं, और इसके कुछ टारगेट होते हैं जो कि अचीव किए जाते हैं। जैसे बच्चे को सबसे पहले आपने साउंड की जो है वो देनी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली साउंड। डेफिनेटली जब एक बच्चा हियरिंग लॉस के साथ है उसने उसके लिए साउंड का हो सकता है उसने कभी साउंड जो है वो ना सुनी हो। जब उसको हियरिंग एड लगेगा या उसको असिस्टिव डिवाइसेस मिलेंगी या उसका कॉक्लियर इम्प्लांट होगा तो उसके लिए जो है वो उसके लिए जो आवाज़ें जो हैं वो बिल्कुल कुछ बहुत नई चीज़ होगी,
ठीक है। उसको आवाज़ों से फेमिलियर करना, उसको डिटेक्शन देना साउंड की कि साउंड एग्जिस्ट कर रही है कहीं पे, ठीक है। और फिर उसको बताना कि इसको तुम इसको पहचानो ये कहाँ से आ रही है। और इसी तरह से जो है वो आवाज़ों में डिफ्रेंशिएट करना, और फिर जनरलाइजेशन के लेवल तक ये जाता है। इसका जो प्रोसेस होता है कि बच्चा जो है वो खुद से कम्युनिकेट करता है, खुद से अंडरस्टैंड करता है कि किस किस्म की आवाज़ें हैं, कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है, इसके अंदर जो है वो वर्बलिज़म पे ज़्यादा काम किया जाता है, यानी बच्चे को किसी किस्म के कोई जेस्चर्स या साइंस जो हैं वो नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उसके साथ ये कोशिश की जाती है कि बच्चा जो है वो लिप रीडिंग को देखते हुए, और जो हम जनरल कम्युनिकेशन करते हैं और वर्बल एक जनरल लेवल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कन्वर्सेशन का एक हमारा टिपिकल स्टैंडर्ड होता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि इस लेवल पे बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करे। ये ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है, ये जब कॉक्लियर इम्प्लांट होता है बच्चों का, उसके बाद ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है इसको ज़्यादा जो है वो इसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और ऑडिटर वर्बल अप्रोच जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के बाद। औरल अप्रोच जो है, एक ओरल अप्रोच आपने पढ़ी है। औरल अप्रोच फोकसेस ऑन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग विद द इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ हेयरिंग टेक्नोलॉजी टू मेक द मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स रेजिडुअल हेयरिंग। अब ये जो औरल अप्रोच है, इसमें भी वही चीज़ है कि बच्चा जो है उसकी लिसनिंग को डेवलप किया जाए, और उसकी जो स्पीकिंग है उसके ऊपर काम किया जाए, और बच्चा जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ करते हुए अपनी जो हेयरिंग, उसकी रेजिडुअल हेयरिंग है, उसके बिहाफ पे जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन सीखे और स्पीकिंग की तरफ आए। हाउ डज oral approach work? Uses hearing and listening to develop communication skills. Relies on the use of amplification, including hearing aids and implants and other technology that support their use. Doesn't use sign language. Discourage children from relying on lip reading, although the use of natural gestures and facial expressions is encouraged. वो कहते हैं कि जो औरल अप्रोच है इसके ऊपर आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, यानी बच्चों को आप विजुअल क्यूज़ दें, एड्स दें, हेयरिंग एड दें, कॉक्लियर इम्प्लांटेशन उनकी हो, उनको प्रॉपर जो है वो क्लासरूम के अंदर एफएम सिस्टम प्रोवाइड करें। कहीं पे अगर हॉल में बैठे हुए हैं आप, या कहीं पे किसी स्पीच में आप जा रहे हैं किसी भी जगह पे, वहाँ पर आप बच्चों को प्रॉपर जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस के साथ फैसिलिटेट करें, और उनको फोकस करें कि वो उनको आप जो है बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि बच्चे जो हैं वो साइन लैंग्वेज को छोड़ दें, और जो है वो लिप रीडिंग जो है वो करें और उसको वो सीखें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो कॉक्लियर इम्प्लांट से रिलेटेड है। कॉक्लियर इम्प्लांटेशन जो है वो भी दैट इज़ अ मेन और जो है वो सोर्स है, और हेयरिंग एड के साथ साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।